अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करता है, जबकि बारिश का जो पानी है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो इसका आंसर ये होगा कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसको जब उसे डिस्टिलेशन की जो प्रोसेस होती है उस दौरान उसमें से सारी इम्प्योरिटीज़ हटा दी जाती हैं। कोई भी आयंस उसमें मौजूद नहीं होते, कोई भी उसमें क्या नहीं होंगे, मिनरल्स वगैरह कुछ भी नहीं उसमें होंगे, है ना। तब क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है। हमें पता है ना, यहाँ से पहले अभी हमने जस्ट पढ़ा था, कोई अपने आयनों में नहीं टूटेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती है। ठीक है, पानी यहाँ पर भी है लेकिन केवल पानी ही पानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। उसके साथ में जो हमने यहाँ ग्लूकोज मिलाया तो चूंकि वो आयनों में नहीं टूटा इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाई। तो डिस्टिल्ड वाटर भी ऐसा ही है, उसमें कोई आयंस नहीं होते इसीलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती। इसके जस्ट अपोजिट जो रेन वाटर होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, एटमॉस्फेयर की बहुत सारी गैसेज होती हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे पानी के साथ मिला करके क्या बना देते हैं, एसिड वगैरह बना लेते हैं। ठीक है, तो पानी में जब ये आते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि ये अपने आयनों में टूट जाते हैं और आयनों के चलने से ही क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला, व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अगेन वही है कि कोई भी एसिड पानी की एब्सेंस में अपनी एसिडिटी क्यों नहीं दिखा पाता, अपने एसिडिक कैरेक्टर क्यों नहीं शो करता है। तो इसलिए नहीं शो करता है कि जब तक पानी नहीं होगा वो अपने हाइड्रोजन आयंस रिलीज ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो जब हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करेगा तभी तो वो अपने एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। तो इसीलिए कोई भी एसिड पानी की एब्सेंस में अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर पाता है क्योंकि वो बिना पानी के हाइड्रोजन आयन को रिलीज नहीं कर पाएगा। ठीक है, 5 solution A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is? आपके पास 5 सॉल्यूशन दे रखे हैं जो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर के द्वारा जिनका pH पता किया गया है। ठीक है, तो ये 5 जो सॉल्यूशन है वो हैं A, B, C, D और E। इनके जो pH है वो है, पहले का है 4, दूसरे का है 1, तीसरे का 11, चौथे का 7 और पांचवे का 9 है। तो वो कह रहा है कि विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। इन पांचों में से न्यूट्रल कौन सा सॉल्यूशन है। तो आपको बताया था कि न्यूट्रल कौन होता है, जिसकी pH वैल्यू 7 होती है, वो ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। तो सॉल्यूशन डी आपके पास क्या है, न्यूट्रल है। स्ट्रांगली एल्केलाइन, स्ट्रांगली एल्केलाइन यानी कि 7 के बाद pH स्केल पर ये रहा 0, ये रहा 14, ये रहा 7। 0 वाला हाईली एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड, 14 वाला स्ट्रॉन्ग बेस, 7 वाला न्यूट्रल। अब एसिडिटी इधर को बढ़ेगी और बेसिसिटी इधर को बढ़ेगी, है ना। तो 8, 9, 10, 11 ऐसे करके इनकी बेसिसिटी बढ़ती चली जाएगी और इधर 6, 5, 4, 3, 2, 1 इनकी एसिडिटी इधर को बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो जो स्ट्रांगली एल्केलाइन है वो कौन है, तो इनमें से 11 वाला स्ट्रांगली एल्केलाइन होगा, यानी कि सॉल्यूशन नंबर सी ये होगा स्ट्रांगली एल्केलाइन। ये कह रहा है स्ट्रांगली एसिडिक, स्ट्रांगली एसिडिक कौन सा है, तो कौन सा है भाई, इधर को देखो तो 1 जिसका pH है यानी कि बी है आपके पास स्ट्रांगली एसिडिक। वीकली एसिडिक कौन है, वीकली एसिडिक कौन है, एसिडिटी इधर
होती चली जाएगी। यानी जिसकी pH वैल्यू 4 है वो है वीक एसिड, और वीक एल्कलाइन कौन है, तो जिसकी pH 9 है, ये वीक एल्कलाइन हो जाएगा। ठीक है। अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इनको ऐसे अरेंज करो कि इनके हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग इन्हें क्या करना है, अरेंज करना है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैसे होगी, इस तरह इधर से सबसे कम होगी और इधर इधर को बढ़ती जाएगी। ठीक है। और यहाँ को धीरे धीरे ज़्यादा होगी। तो सबसे कम किसकी होगी, 11, फिर होगी 9, फिर होगी 7, फिर होगी 4 और फिर होगी 1, यानी कि 1 वाले की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब ले लिए हैं। ठीक है। 2 टेस्ट ट्यूब हैं ए और बी, ये ए है ये बी है। इनमें जो मैग्नीशियम रिबन है वो इक्वल लेंथ में ले लिए हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए। अब टेस्ट ट्यूब ए में जो है वो HCl है और इक्वल लेंथ में जो है मैग्नीशियम क्या जो है वो रिबन डाला हुआ है। इसमें भी वही इक्वल उसी लेंथ में मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है। लेकिन जो एसिड है वो कौन सा है, एसिटिक एसिड, यानी कि CH3COH एसिटिक एसिड यहाँ डाला गया है। अमाउंट एंड कंसंट्रेशन टेकन फॉर बोथ द एसिड आर सेम। दोनों ही एसिड जो है वो सेम अमाउंट में लिए गए हैं और सेम कंसंट्रेशन के लिए गए। ठीक है। मैग्नीशियम रिबन की लेंथ भी सेम है, जो एसिड्स है उनकी अमाउंट भी सेम है, उनकी जो है वो कंसंट्रेशन भी सेम है। अंतर क्या है, केवल एसिड्स में फर्क है। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक एसिटिक एसिड है। क्या पूछ रहा है, इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर मोर विग्रसली एंड व्हाई। दोनों में से कौन सी टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा तेजी से रिएक्शन होगी। ठीक है। ज़्यादा फिजिंग किस में होगी, ज़्यादा तेजी से रिएक्शन किस में होगी और क्यों होगी। तो एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको पता है इसका pH होता है 1। ठीक है। ये है स्ट्रॉन्ग एसिड CH3COH, एक ऑर्गेनिक एसिड है। आपको पता है कि सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है। तो इसमें जो होगा वो वीक एसिड है। अब जो एसिड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उतने ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस को पानी में रिलीज करेगा, है ना। अब जितने हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे उतनी तेज़ी से वो रिएक्शन करेंगे। यानी यहाँ पर मेटल के साथ रिएक्शन हो रही है तो क्या बनेगा, एक तो सॉल्ट बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये तो आपको पता है ना। लेकिन किसके साथ ज़्यादा हाइड्रोजन गैस बनेगी, बस वहीं विग्रसली ज़्यादा फास्ट रिएक्शन वहीं पर होगी। तो आपके हिसाब से किसके साथ ज़्यादा होनी चाहिए, तो जो HCl है मैं कह रही हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड होने का मतलब है कि वो उसका जो है वो पानी में पूरी तरह से आयनाइजेशन हो रहा है, यानी हाइड्रोजन प्लस आयन और क्लोराइड माइनस आयन वो पानी में देगा, है ना। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है वो हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए यूज होगी। तो जो रिएक्शन हमारी रिएक्शन होगी वो क्या होगी, HCl प्लस Mg, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है। इसे बैलेंस कर लो तो इस तरह से ये बैलेंस हो गया। आप दूसरे के साथ भी वही रिएक्शन होगी, है ना। लेकिन चूंकि ये वीक एसिड है तो बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा। बनेगा तो यहाँ भी हाइड्रोजन गैस ही, लेकिन कम बनेगी। तो आपको पता चल गया होगा कि किस वाली टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगी, जिसमें HCl है। ठीक है। HCl मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और बहुत सारी हाइड्रोजन बनेगी,
वहाँ पर बहुत हिजिंग होगी और तेजी से रिएक्शन होगी। ठीक है, तो आंसर है टेस्ट ट्यूब ए में ज़्यादा वाइग्रसली रिएक्शन होगी। अगला है फ्रेश मिल्क हैज़ ए pH ऑफ 6। जो आपके पास ताज़ा दूध होता है, जिसे आप जो आपके पास फ्रेश मिल्क होता है, ताज़ा दूध, उसका pH कितना होता है? 6 होता है, यानी बहुत कम एसिडिक। ठीक है, हल्का सा एसिडिक होता है। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड? एक्सप्लेन योर आंसर। तो जब ये वो कह रहा है कि आपको क्या लगता है कि जब ये मतलब कर्ड में बदलेगा तो क्या इसका pH चेंज होगा, और अगर होगा तो क्यों होगा? तो जो दही होती है, दूध का स्वाद कैसा होता है? दूध मतलब हल्की सी मिठास लिए हुए होता है ना। लेकिन अगर आप उसी दूध को दही में बदल देते हो, दही जमा देते हो उसका, तो दूध का स्वाद चेंज हो जाता है, खट्टापन आ जाता है उसमें, है ना। और ये खट्टापन किसकी वजह से आता है? दूध में जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, लैक्टोबैसिलस बेसिलाई जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो मिल्क को किस में चेंज कर देते हैं? मिल्क में जो लैक्टोजन होता है उसको लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। ठीक है, लैक्टिक एसिड में जैसे ही बदलते हैं तो जो दूध हल्का सा बेसिक एसिडिक था, 6 बहुत कम एसिडिक था, वो क्या हो जाता है? ज़्यादा एसिडिक बन जाता है, यानी कि लगभग 4 से लेकर के 5.5 के बीच में उसका क्या हो जाता है? pH हो जाता है, लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा कि हाँ, जो दूध है उसका जब दही में बदलेगा तो उसका pH बदल जाएगा, उसका pH एसिडिक हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और ये क्यों होगा? क्योंकि दूध में लैक्टिक एसिड बनने से दूध का जो लैक्टोजन है वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। एक जो दूध वाला है वो क्या कर रहा है कि दूध में बहुत ही कम मात्रा में बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा मिला रहा है। आपको पता है कि जो बेकिंग सोडा है वो किस प्रकार के नेचर का है? बेसिक नेचर का है, एल्कलाइन जो है बेसिक नेचर का है। तो दूध को क्या करेगा? pH चेंज कर देगा, करेगा। दूध का जो हल्का सा एसिडिक था उसको वो हल्का बेसिक कर देगा, हल्का बेसिक कर देगा। क्यों कर रहा है वो ऐसा? Why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? क्यों कर रहा है वो? ऐसा करने से उसे क्या फायदा हो रहा है? ऐसा करने से उसे फायदा ये होगा कि जो दूध है, माना वो दूध बेचने के लिए ले जा रहा है, तो अगर लंबा थोड़ा समय ज़्यादा भी हो गया या गर्मी ज़्यादा है तो दूध को दही में बदलने के लिए, दूध को फटने के लिए, दूध को दही में बदलने के लिए क्या होना पड़ेगा? उसे अधिक समय लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि पहले तो उसका pH 6 था दूध का, अब उसने हल्का उसमें क्या मिला दिया? बेकिंग सोडा मिलाया, तो वो न्यूट्रल से लेकर एल्कलाइन चला गया, है ना। हल्का सा एल्कलाइन हो गया है वो, उसका 8 या 8 पॉइंट समथिंग उसका pH हो गया है ना। तो अब उसे जब लैक्टिक एसिड में बदलना होगा तो पहले उसे न्यूट्रल होना पड़ेगा, फिर उसे एसिडिक होना पड़ेगा दूध को, है ना, और फिर जाकर के वो और कम pH होगा, तब जाकर वो दूध दही में बदलेगा। तो मिल्कमैन इसलिए उसमें बेकिंग सोडा मिला रहा है ताकि उसका दूध जल्दी ना फटे। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी stored in a moisture proof container, explain why। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है वो एक मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए, यानी कि एक सूखे, जहाँ पर बिल्कुल भी मॉइस्चर ना जाए, ऐसे कंटेनर में उसे स्टोर करना चाहिए। क्यों? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है? CaSO4 हाफ H2O, नाम है इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, जिसे कि कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। जब ये मॉइस्चर के संपर्क में आता है, यानी कि जब ये पानी के संपर्क में आता है, तो ये क्या बनाता है? तो पानी के संपर्क में आने से ये क्या बनाएगा? जिप्सम में परिवर्तित हो जाएगा, CaSO4 2H2O, जिप्सम। जिप्सम क्या होता है?
एक बहुत ही हार्ड सॉलिड होता है, ठीक है। तो इसीलिए पीओपी को जो है वो मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है, ताकि वो पानी से या मॉइस्चर में मौजूद पानी के मॉलिक्यूल से रिएक्शन ना करे और जिप्सम में चेंज ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर एक बार जिप्सम में चेंज हो जाएगा तो वो किसी भी काम नहीं आता है। जो पीओपी होता है पाउडर फॉर्म में होता है, जब पानी में उसे घोलते हैं तो सूखने के बाद बहुत ही हार्ड हो जाता है, जो कि जिप्सम होता है, ठीक है। तो आंसर आपका ये होगा। अगला है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको पढ़ाया था, जब भी कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं और प्लस क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। इसी को क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो सॉल्ट होता है वो एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। एक दूसरे को एसिडिटी और बेसिसिटी दोनों की ख़त्म हो जाती है। जो सॉल्ट होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, ना तो जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। इस तरह से इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उन्हें हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके एग्जांपल देख लो। पहला तो वही है NaOH। जो पहला एग्जांपल है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब HCl से रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, NaCl, कॉमन सॉल्ट और वाटर, ठीक है, ये बन जाएगा। दूसरा जो एग्जांपल है इसका वो है KOH प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो ये बनाएगा K2SO4, पोटेशियम सल्फेट और वाटर। बैलेंस कर लेंगे, पोटेशियम 2KOH और हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गए तो 2H2, ठीक है। तो ये हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की आपके पास एग्जांपल। अगला है गिव 2 इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो जो वॉशिंग सोडा होता है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और जो बेकिंग सोडा है उसका फॉर्मूला है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा होता है, जिसे आप मीठा सोडा भी कहते हैं, उसका यूजेस क्या है, 2 यूज। तो एक तो जो खाने वाला सोडा होता है वो एंटासिड के रूप में भी यूज़ होता है, ठीक है, एल्केलाइन नेचर का होता है तो एंटासिड के रूप में यूज़ होता है। और दूसरा बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है। वॉशिंग सोडा जो होता है, एक तो आपके घरों में क्या काम आता है, क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम आता है, डिटर्जेंट में, सोप में यूज़ होता है। और दूसरा यूज़ होता है इसका, जो पानी की परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की, तो उसको दूर करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। तो आज आपका ये लेसन ख़त्म हो गया है। इसकी एक्सरसाइज में जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।